हमने कहां तक का पढ़ लिया? हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया ना, रिफ्लेक्शन में वो वाली कंडीशन भी पढ़ ली, कहां पे रिफ्लेक्शन नहीं लगता वो वाला केस भी पढ़ लिया ना। हमने लास्ट टाइम यही तो पढ़ा था, याद है नहीं याद है? कि कहां पे रिफ्लेक्शन नहीं लगता, हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, लेकिन उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा, वो भी हमने केस कर लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, किस बेसिस के पर हम रिफ्लेक्शन के बारे में बताते हैं। तो जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, वैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन में भी क्या है, दो लॉ है। पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है। पहले ये समझ लेते हैं क्या क्या होता है, पता ही होगा वैसे तो। सबसे पहले अगर ये हमारे पास डायग्राम है, और डायग्राम में मैंने क्या बना रखा है, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट को फेंका हुआ है, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट को फेंका हुआ है। ये जो पॉइंट है इसको हम इंटरफेस कहते हैं। ये जो डॉटेड लाइन से ब्लू कलर से बना रखा है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंसिडेंट वाली रे, ये जो एंगल, सॉरी ये जो लाइट आ रही है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जो लाइट जा रही है नीचे जिसमें एंगल आर बना हुआ है इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये जो पॉइंट बना रखा है मैंने यहाँ पे, वो कौन सा पॉइंट है, जहां पर क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, इस पॉइंट पे नॉर्मल बना हुआ है ये वाली लाइन, इस वाले पॉइंट पे एंगल, ये सॉरी इस वाले पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे है वो भी आ रहा है, और इस वाले पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे भी बना हुआ है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये वाला पॉइंट जो यहाँ बना हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि वो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट लाइट जो है, इंसिडेंट रे जो है वो आ रही थी, उस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का। समझ में आया कि नहीं? दोबारा बता रही हूँ। ये हमारा इंटरफेस हो गया। इंटरफेस क्या होता है, दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करता है, उसको इंटरफेस कहते हैं, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। यहाँ पर एक तुमने ड्रॉ कर रखा है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल जो तुम ड्रॉ करते हो वो डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं, तुम्हारे पास जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है और कहां पे हिट कर रही है। मतलब इंटरफेस पे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट हिट करेगी उस पॉइंट पे तुम नॉर्मल बनाओगे। इंटरफेस पर जिस पॉइंट पे, मान लेते कि यहां पर क्या हुआ, जो यहां से ये जो इंसिडेंट लाइट थी या इंसिडेंट रे था वो इस वाले पॉइंट पे हिट करा, तो यहाँ पे तुम अपने नॉर्मल को ड्रॉ कर दोगे। तो जो नॉर्मल है वो डिपेंड करता है कि इंसिडेंट रे जो है वो कहाँ वाले पॉइंट पर, इंटरफेस के किस वाले पॉइंट पर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, वहां पे तुम्हारा नॉर्मल बनता है। फिर ये जो लाइट आ रही है किसी सोर्स से, इसको हमने इंसिडेंट रे कहना होता है। फिर उसके बाद ये दूसरे मीडियम में जब चली गई है, अपना रास्ता बदल कर, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इतना तो समझ में आता है ना, इतना तो पढ़ रखा है पहले। ये जो एंगल बना किसके बीच में, नॉर्मल और एंगल आई, सॉरी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको एंगल आई कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बना है नॉर्मल और इस रे के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इतना बताया ना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या क्या आ रहा है, इसमें एंगल आई भी आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल भी आ रहा है, और इस वाले पॉइंट पे नीचे जो है ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, रिफ्लेक्टेड वाली लाइन है, वो भी स्टार्ट हो रही है। तो यानी कि ये पॉइंट पे तीन चीजें आ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीन चीजें आई है। कौन कौन से आए हैं, इसमें आया है एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, उसमें नॉर्मल भी आया और उसमें रिफ्लेक्टेड रे भी आ रखा है उस पॉइंट पर, ठीक है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो तुम्हारा नॉर्मल है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और जो नॉर्मल है, टू द इंटरफेस, इस इंटरफेस की बात कर रहा है, ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक मीडिया ये है, दूसरा मीडिया ये है। मैंने रेयर टू डेंसर वाला बना रखा है, तुम कोई सा भी मीडियम बना सकते हो। यहाँ पर जैसा मीडियम बनाओगे उसके हिसाब से यहाँ पे डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर बना रखा है, तो डायग्राम में तुम्हें पता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अगर डेंसर टू रेयर बनाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड वाला रे है ये नॉर्मल से दूर भाग जाती है, यानी कि इस वाली जो लाइन है इससे भी हम यहाँ पे बनाते हैं इसको। समझ पा रहे होगे मैंने क्या बोला, इतना आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी बीच में लाइन लिखी हुई है उसको भूल जाओ, सीधे सीधे आओ जिसमें मैंने अंडरलाइन करा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर तीनों एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। अब ये लाई इन द सेम प्लेन कहने का मतलब क्या है, प्लेन समझा देती हूं पहले। क्या होता है, एक एक्सिस जैसे कि ये है, ठीक है, इसके पास ये वाली एक्सिस है और इसके पास ये वाली एक्सिस भी है, लेकिन साइड से देखोगे तो हाइट भी आ जाएगी ना इसके पास। तो तुम समझो सिर्फ हमने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा ले रखा है, समझ में आ रहा है। तो मैंने बस एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले रखा है, तो इस टुकड़े के पास हाइट होगी लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, हम इसको हटा सकते हैं, नहीं मान सकते। तो इसके पास सिर्फ एक ये वाली लेंथ आएगी और एक ये वाली लेंथ आएगी, दो लेंथ आएगी इसके पास। इसको हम प्लेन बोल देते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं। जिसके पास दो एक्सिस हो, सिर्फ कोई सी भी एक्सिस हो, दो ही एक्सिस हो, एक्स और वाई, वाई और जेड, जेड और एक्स, कोई सी भी एक्सिस हो, चाहे माइनस का जेड माइनस का वाई, समझ रहे हो मेरी बात। कोई भी एक्सिस हो लेकिन सिर्फ दो ही एक्सिस हो। एक्सिस समझ रहे हो ना, अरे भाई एक एक्सिस ये हो गई, अब ये मत कहना ये भी एक्सिस हो ये भी एक्सिस। अरे अगर ये अगर y की एक्सिस है तो इधर वाली साइड भी तो y की एक्सिस होगी ना। अगर ये नीचे वाली x एक्सिस है तो ऊपर वाली भी तो x एक्सिस ही होगी ना, और प्लस माइनस में थोड़ी है।
समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्लेन कहते हैं। ये पता है ना तुमको क्या होता है, ये पता है या ये भी नहीं पता भाई? अगर ये एक एक्सिस है एक्स या वाई, ये दूसरी एक्सिस हो गई, हर एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल है, पता है नहीं पता? तो अगर ये एक एक्सिस है वाई एक्सिस, तो ये एक्सिस कौन सी हो गई? एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो जेड एक्सिस ऐसे होगा, समझ रहे हो कि नहीं? और सबके बीच में चाहे कैसे भी रखो इसको, सबके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। सबके बीच में कहने का मतलब है, अभी अच्छे से बैठ नहीं रहा, लेकिन सबके बीच में एंगल जो आएगा, जैसे इन दो के बीच में एंगल कितना आ रहा है यहां से 90, इन दो के बीच में एंगल कितना आएगा 90, इन दो के बीच में एंगल कितना आएगा 90, ये होता है पूरा तुम्हारा एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, अब जो मेरी किताब है, जो अभी मैंने लिया, मैं किताब अगर पूरी लेती हूँ, बुक पूरी लेती हूँ और मैं यहां पे रखूं, बुक को ऐसे रखूं, देखो ऐसे, इस बुक को मैंने ऐसे रखा, तो इसके पास एक्स एक्सिस भी है, इसके पास क्या है वाई एक्सिस भी है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये आ रहा है इसके पास, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब थोड़ा सा इसके पास जेड भी है, बट मुझे बुक नहीं लेना, मुझे बुक का सिर्फ ये कवर लेना है ये। तो इसको अगर मैं ऐसे रखूं, कवर को सिर्फ, तो कौन सा आएगा? सिर्फ एक्स और वाई आ रहा है ना, जेड तो नहीं आ रहा ना इसके पास। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? इसको प्लेन कहते हैं, जिसके पास सिर्फ दो ही एक्सिस होती है, कोई से भी एक्सिस मान लो अपने मन से। समझ में आया? अब मैंने क्या बोला कि ये भैया तुम्हारे पास अगर देखो, यहां मैंने इंटरफेस माना हुआ है, इंटरफेस ऐसे होगा, चलो मान लेती हूँ ये है इंटरफेस, ये इधर है इंटरफेस, ठीक है, इधर मान लेती हूँ, इतने में पानी भरा हुआ है, नीचे ऊपर हवा है, तो लाइट भैया ऐसे आई और ऐसे ही तो गई है, यहां से आई और ऐसे गई है ना, यहां से लाइट आके ऐसे थोड़ी चली गई सीधे। देखो यहां पे नॉर्मल बनेगा, यहां पर इधर भैया पूरा पानी भरा हुआ है, ऊपर पूरी हवा है, तो यहां नॉर्मल ऐसे बनेगा, इंसिडेंट एंगल ऐसे बनेगा, रिफ्लेक्टेड ऐसे बना रहे हो तुम, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बनेगा तुम्हारा नॉर्मल, इस वाले लाइन पर नॉर्मल ऐसे बनेगा, इंसिडेंट ऐसे बनेगा कुछ झुककर, रिफ्लेक्टेड नीचे की तरफ बनेगा ना, नीचे की तरफ बनेगा ना। अरे भाई ये प्लेन देखो ना, ये प्लेन, ये इसके हिसाब से देखना, ये इसको इसकी बात कर ही नहीं रही हूं मैं, प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस, कोई सा भी एक्सिस ले लो भाई। ये तुमने कहां पे फेंका है, ये तुमने देखो ना कहां फेंका है, ये एक्स और वाई के बीच में फेंका है ना इंसिडेंट एंगल, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में फेंका है ना इंसिडेंट एंगल, जेड में तो आया ही नहीं कुछ, जेड तो ये होता ना, ऐसे थोड़ी फेंका है तुमने, ये तो तुमने ऐसे फेंका हुआ है, तो तुमने एक्स वाई पे फेंका हुआ है, आ रहा है इंसिडेंट नॉर्मल भी तो तुम्हारा एक्स वाई पे ही बन रहा है, एक्स वाई प्लेन पर बन रहा है, आ रहा है कि नहीं? और जो इंसिडेंट आया भले ही नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे भी तो एक्स वाई प्लेन ही होगा, कुछ कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? तुम्हारा इंसिडेंट एंगल ये रहा एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई मान रही हूं मैं इसको, तो एक्स वाई प्लेन पे इंसिडेंट, नॉर्मल भी तुम्हारा एक्स वाई प्लेन पर, और जो रिफ्लेक्टेड बनेगा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे थोड़ी गया, ये इन दो प्लेन पे थोड़ी आ गया, ये तो उसी प्लेन में रहा, प्लेन मतलब ये ऐसे नीचे फेंक दो, रहा तो भैया ये प्लेन तो ऐसे रहा ना पूरा, आ रहा है कुछ कुछ की नहीं, या नहीं आ रहा है? अगर तुमने ऐसे बना रखा है, देखो इंसिडेंट ये बना रखा है, मतलब तुमने प्लेन ऐसे कर दिया, फिर तो ये बन गया इंसिडेंट, आया, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, अरे भाई ये देखो ना, ये ऐसे जाए ना रिफ्लेक्टेड, ऐसे थोड़ी गया है, या ऐसे थोड़ी गया है, ये तो ऐसे गया है रिफ्लेक्टेड, तो गया तो उसी प्लेन में है, आ रहा है ना, गया तो उसी प्लेन में है वो नीचे, आया नहीं आया भाई? तो हमने क्या पढ़ा कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जिस पॉइंट पर ये तीनों मिल रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, आया नहीं आया? प्लेन समझ में आ गया क्या है? कोई तीसरी मतलब भैया अगर ये तुम्हारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी एक्स वाई पर ही बनेगा, ये जेड पे नहीं बन जाएगा, समझ में आ रहा है? अरे तुमने एक्स वाई तो बना रखा है पूरा, ये भी तो एक्स वाई है ना, देखो ये तुम्हारा नेगेटिव का एक्स और ये तुम्हारा प्लस का वाई, ये तुम्हारा नेगेटिव का एक्स, ये प्लस का वाई, ये किसके बीच में बन रहा है? ये प्लस का एक्स और नेगेटिव के वाई के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा? प्लेन तो एक्स वाई है, जेड थोड़ी आया है, आया नहीं आया? जेड तो तभी होता ना जब मैं बोलती कि ये बाहर की तरफ एक और एंगल होगा, या इसको मैं टेढ़ा ऐसे करके कुछ बनाती, तभी तो बोलती जेड एक्सिस आया है, या मैं ऐसे बोलती ना ऐसे कुछ गया है जेड एक्सिस, समझ पा रहे हो कि नहीं? आया या नहीं आया? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो तीनों कहां लाई करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं। रिफ्लेक्शन वाले में तो बहुत इजी था, सॉरी रिफ्लेक्शन वाले में तो इजी था। रिफ्लेक्शन में क्या करना था, तुमने ये बनाया, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉली सरफेस हो गया, ये क्या हुआ, पॉली सरफेस, इस पे तुमने बना दिया नॉर्मल, यहां पे तुमने बोला इंसिडेंट एंगल,
मतलब इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। भाई देखो ना, ये देखो तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गई, ये माइनस का एक्स, ये वाई हो गया, ये प्लस का एक्स। ये तो साथ साथ समझ में आ रहा है, एक ही प्लेन है एक्स और वाई, समझ में आए, वो तो साथ साथ समझ में आ रहा है एक्स और वाई। और यहाँ पे भी तुमने पहला रूल यही तो लिखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, इसकी बात कर रही हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा जेड एक्सिस है, बट एक्चुअल में जेड एक्सिस नहीं है। जेड एक्सिस तो तब होती जब ये 90 डिग्री के एंगल पे होते, जब सबके सब क्या होते हैं 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल कहने का मतलब क्या हो गया कि सब ऐसे होते, ये ऐसे और ये ऐसे निकला होगा, तब मैं बोलती ना 90 डिग्री का एंगल। इन दो के बीच में 90 नहीं दिख रहा है, 120 दिख रहा है मुझे, 90 नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है 90 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच में, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता, एक्चुअल में तो ऐसे होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अब 3D में तो ऐसे बनाया जाएगा ना इसको, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसे बनेगा ना, ये एक प्लेन ही हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये तो एक्सिस होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक्सिस तो ऐसे थोड़ी निकला है, ऐसे थोड़ी निकल रहा है तुम्हारा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, वो तो उसी में ही जा रहा है। तो प्लेन तो यही रहा ना, ये पीछे वाला प्लेन, यानी कि एक्स और वाई। आया है नहीं आया, बस तुम पहले मुझे बताओ, नहीं आया तो मैं दोबारा बताती हूँ। आ गया है ना? हाँ, तो भैया तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, पहला तो सेम है। आ जाओ सेकंड चीज। सेकंड चीज वहां पर क्या था, वहां पे मतलब रिफ्लेक्शन वाले के अंदर क्या था, एंगल आई बराबर किसका होता है, एंगल आर के, यानी कि जितना एंगल होगा इंसिडेंस का उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड का होगा, रिफ्लेक्टेड का होगा। लेकिन यहाँ पे तो फॉलो हो ही नहीं रहा, साफ साफ दिख रहा है, साथ साथ दिख रहा है, एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है। आया ना? समझ रहे हो? क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर तब होता जब ये सीधे सीधे निकल जाता। जब ये सीधे सीधे निकलता तो जितना एंगल यहां बनाया उतना एंगल यहां पे बनता। समझ में आई बात? लेकिन इसने क्या करा, इसने तो ये सीधे सीधे निकलने की बजाय थोड़ा सा यहाँ टिल्ट हो गया, अगर डेंसर टू रह जाता तो यहाँ से बाहर इधर निकल जाता है। समझ पा रहे होगे मेरी बात? क्या बोल रही हूँ? अभी तो ये ऐसे हो गया या फिर ये ऐसे जाएगा, ये कभी इस पोजीशन में जिसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया उस पोजीशन में तो जाएगा ही नहीं। अगर उसी पोजीशन में चले जाता तब तो एंगल जितना ऊपर है उतना ही एंगल होता, जिसको ये फॉलो कर ही नहीं रहा। क्योंकि बाय डेफिनेशन रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पाथ। लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में, लाइट के डायरेक्शन में चेंज आना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, इसको तो तुम रिफ्लेक्शन कहते हो। ठीक है कि नहीं? आया या नहीं आया भाई इतना? सेकंड हमारे पास लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है भाई देखो एंगल आई हो तो एंगल आर मुझे फाइंड तो करना पड़ेगा कि कितना इंसिडेंट है, कितना 30 डिग्री बनाया तो ये आर कितना बनेगा, 40 डिग्री अगर आया तो ये आर कितना होगा, मतलब ये कितना एंगल बनेगा। इसको मैं 90 डिग्री एंगल कर दूं तो ये कितना जाएगा, इसको मैं 0 डिग्री कर दूं तो तुम्हें तो ये तो पता ही है ना, जब ये एंगल 0 हो जाता है यानी कि नॉर्मल पे ही लाइट फेंकी तो नॉर्मल पे ही तो रिफ्लेक्शन से सीधे निकल जाएगा ना बाहर, लाइट सीधे सीधे पास हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये एंगल पे कुछ ना कुछ तो डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड तो कर ही रहा है ना भाई ये बेंडिंग, लेकिन किस पे, कैसे निकालूं इसको, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इस फॉर्मूले को मैं कहां लिखूं, मैं यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स क्या कौन है, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, स्नेल मत लिख देना, क्या है उसका नाम, स्नेल्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया, साइंटिस्ट ने जिसका नाम क्या है, जिनका नाम क्या है, स्नेल, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इस लॉ का क्या मतलब है, ये लॉ से क्या समझते हो तुम, इन्होंने बोला साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। इन्होंने सारे जितने भी हमारे फॉर्मूलेज वगैरह सब लगाने थे, लगाने के बाद उन्होंने फॉर्मूला दिया हमको, और ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये फॉर्मूले पहले तुम करते हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे कल मैंने तुमको लेजर लाइट वाला दिखाया तो तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, ऐसे ऐसे कर करके दोनों एंगल्स निकालते हो, फिर तुम उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाते हो। हमारे पास जो एंगल होते हैं, एंगल मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं ये जो एंगल होते हैं जिसको हम थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। ये समझ में, ये तो कभी बना रखा है नहीं बना रखा है, पहले कभी सुना है ऐसा, सुना है ऐसा। तो ये जो एंगल्स होते हैं ना, जिसको अभी हम आई और आर लिख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये एंगल कितना होता है इसको बताने के लिए हम मैथ्स में अभी तक का हमने जैसे मैथ्स में क्या यूज कर रखा है, हमने प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन ये यूज करे हुए ना, सिंपल मैथमेटिकल टूल जिसको हम बोलते हैं, सिंपल मैथ के जो सिंबल्स है उसको यूज करा है, और हमने अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करे हुए। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पे एंगल दिया जाता है, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पे एंगल दिया जाता है, जैसे सर्कल वाला क्वेश्चन तुमने पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट कितना होगा, ये पढ़ा है तुमने ऐसा, ये क्वाड्रेंट वगैरह जो भी आता है, ये कितना एंगल पे कट कर रखा है इसने, तो इसको निकालने के लिए मेरे पास क्या आता है, थीटा आता है। समझ रहे हो? अब थीटा जो है हमारे पास तीन होते, बहुत सारे, हमारे पास मेजर तीन होते हैं। एक होता है हमारे पास साइन के टर्म में,
जिसको हम बोल देते हैं साइन थीटा, एक होता है हमारे पास कॉस के टर्म में जिसको हम बोल देते हैं कॉस थीटा, और एक हमारे पास होता है टैन के टर्म में जिसको हम बोल देते हैं टैन थीटा। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है किसके बराबर नहीं, जैसे तुमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है जिसमें हम लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ AC इज इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर BC स्क्वायर, ऐसा कुछ तुमने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। तो ये फॉर्मूला बना है ना, वैसे ही इनके लिए भी फॉर्मुलेज होते हैं। ठीक है, इनके लिए भी फॉर्मूले होते हैं जो हम मैथ में पढ़ेंगे, जो तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे। अभी मुझे यहाँ पे क्या पढ़ाना है, मुझे तुम्हें ये पढ़ाना है कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट है स्नेल, इन्होंने बहुत तरीके लगाए ये एंगल निकालने के लिए। एंगल निकालने के लिए बहुत तरीके होते हैं, मैंने बताया मेजर 3 तरीके होते हैं, तो उन्होंने बहुत तरीके लगाए, उसमें से इन्होंने कौन से तरीकों को प्रिफर किया, इन्होंने साइन वाले तरीके को प्रिफर किया। जहां थीटा लिखा है यही थीटा तो एंगल होता है ना, तो इन्होंने जहां थीटा लिखा है वहां पे क्या लिख दिया, साइन आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना समझ में आया। उसके डिवाइड में फॉर्मुला इन्होंने निकाला है अपनी तरफ से, जैसे भी इन्होंने लगाया वहां से फॉर्मुला निकाला। ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रूफ करने का नहीं है कि फॉर्मुला बताओ, फॉर्मुला लगाया इन्होंने, यहाँ पे क्या लगाया, साइन आई। ठीक है, थीटा की जगह आई लगा दिया, और नीचे वाले ने क्या लिख दिया, साइन आर, क्योंकि पता है दोनों एंगल बराबर है ही नहीं, दोनों एंगल बराबर है ही नहीं। इतना समझ में आ रहा है या नहीं आया, कुछ फॉर्मुला लगाया इन्होंने, फॉर्मुला बताया, फॉर्मुला क्या बताया, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू होती है फिक्स, जिसकी वैल्यू वेरिएबल नहीं आती, कुछ एक कांस्टेंट टर्म आएगा, अभी समझाती हूँ कैसे, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, उस कांस्टेंट टर्म को, उस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, उसको हम या तो n से रिप्रेजेंट करेंगे, n से शो करेंगे, या फिर इसको u नहीं बोला जाता, इसको म्यू बोलते हैं, mu, मू नहीं बोलेंगे म्यू। ठीक है, mu बोलते हैं इसको, म्यू। समझ में आ रही बात, इसको u नहीं लिखते, u का मतलब ये हो जाएगा सिंपल, ये इसके आगे कर्सिव वाला u लिख रहे हैं इसको। समझ में आ रही बात, इसको म्यू बोला जाता है। समझ में आया नहीं आया वाले इतना बताओ मुझे। तो मैंने क्या बोला, देखो स्नेल ने ये बोला अगर तुम साइन आई मतलब कि जितना एंगल बना रहे हैं, एंगल का कौन सा कंपोनेंट ले लो, साइन वाला, एंगल का साइन वाला पार्ट ले लो, ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ साइन वाला पार्ट ले लो, तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर करते हो, यानी कि साइन आई की कुछ वैल्यू होती है, बताया ना तुमको, जैसे अभी पाइथागोरस थ्योरम में बता रही थी, उसकी कुछ वैल्यू आती है ना, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। वैसे ही यहाँ पर अगर एंगल है यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ ना कुछ होगा, है ना, उन डिग्रीज की भी वैल्यू होती है, उन डिग्रीज की क्या होती है, वैल्यू होती है, जो मैं सिखाऊंगी तुम्हें, क्योंकि तुमने अभी फिजिक्स सॉरी मैथ में पढ़ा नहीं है, पर साइंस में मैं इसको यूज करना है। उनकी वैल्यूज होती है, जैसे एक कॉमन चीज पढ़ा दूं, कहां पे लिखूं मैं, यहां पे लिख देती हूँ छोटा सा, साइन 0, देखो वैल्यू क्या क्या होती है, साइन 0 से होगा, साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री आ जाएगा, बीच के नहीं आते हमारे पास फॉर्मूले में। ठीक है, साइन हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री, और फिर आ जाता है हमारे पास साइन 90 डिग्री। हमें इन इतनों के बारे में पढ़ना होता है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी ऐसा नहीं आएगा साइन 35, बड़ी क्लास में आएगा जब हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे अभी यहाँ पे 10th के सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन आएगा साइन 35 का आंसर निकालो, आ गया तो कभी देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इनके लिए सबके लिए फॉर्मूले हैं, लेकिन हमको वैल्यू याद करनी है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू टेस्ट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी हमको स्कूल में छोटी क्लास में 8th या 7th में पहले से दे दी जाती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इतना है ना। कॉस थीटा वगैरह क्वेश्चन लगता है ना तुम्हारा भी, 12th में लगता है कॉस थीटा, जो भी है 2ab करके हम इतना लिख देते हैं उसमें, समझ रहे हो। तो ये तुमको कैसे पता, तुमने सीखा कि भाई ये फॉर्मुलेज होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, इसको याद करो, लगाओ, क्वेश्चन पे सॉल्व करो। समझ रहे हो कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर साइंस की भी क्या है, अलग अलग वैल्यूज है जिसको हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं साइन 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0, वैल्यू 0 हो जाती है, वैल्यू पूरी वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी, बेटा आधे आधे करके जाओ, आधे आधे नहीं समझाती हूँ। 0 के बाद 1/2, फिर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √2, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 डिवाइड बाई √2, फिर आ जाता है √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2, और लास्ट में आ जाता है 1। ये सारी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0, साइन 30 कितना, आधा, 1/2। देखो सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो बीच की सारी वैल्यू छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है कुछ। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, हाफ, साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2। याद कैसे करेंगे सिखा देती हूँ। पहले 0 करा, सब देखो साइन 0 पे 0 होगा, साइन 90 पे 1 होगा, 0 से शुरू करेंगे 1 पे खत्म करेंगे, बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। 0 के बाद सीधे आधे पे पहुंच गए,
जीरो के बाद सीधे आधे पे पहुंच गए। अब जो नीचे 1/2 था ना, यहाँ पे कहां लिखूं यार, जहां पे 1/2 था उसको रूट के अंदर फेंक दिया, जो 1/2 था उसको रूट के अंदर फेंक दिया नीचे वाले में। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आ गया। अब अगले वाले में क्या करा, अगले वाले में क्या करा, इसमें देखो ये 1/2 वाले जो है, इस 1/2 को 2 को ऐसे रखा, इसमें क्या करा, इसमें तुमने ऊपर 3 जोड़ दिया। देखो सुनो भाई, 1 2 3 के अलावा कोई डिजिट नहीं आ रहे यहाँ पर। शुरुआत में देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, दो तो याद हो गए। और इसको याद कैसे करना है, 0 फिर क्या आएगा 30, फिर क्या आएगा 45, फिर आएगा 60, फिर 90। 0 30 45 60 90। तो 0 की वैल्यू 0 हो गई सबसे नीचे, यानी कि 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब बीच की वैल्यू याद करो, सबसे पहले 0 के बाद सीधे क्या आ गया 1/2। अब 1/2 के नीचे वाले में 1 2 3 के अलावा कोई डिजिट नहीं आएगा बीच में, 1 2 3 डिजिट के अलावा कुछ नहीं आएगा। 1/2 के नीचे वाले के लिए क्या लिखेंगे 1/√2, उसी का हम शक्ल, लेकिन बस एक √2 लगा दिया नीचे, उसी का डुप्लीकेट करके 1/√2 √2 लगा दिया, बस रूट लगा दिया। अब नीचे वाले के लिए भाई एक बार रूट लग गया, अब नीचे रूट ही लगाना, ऊपर रूट लगाना है। अब भैया √1 मतलब कुछ नहीं 1 ही रहता है, √1 पढ़ा होगा तुमने, कुछ नहीं 1 ही होता है, उसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि अब मैं √2/1 तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या पड़ी है 1.414, पड़ी है नहीं पड़ी है, √2 की वैल्यू 1.414 पड़ी है। मैंने तुमसे क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी ना, तो √2/1 तो आएगा ही नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमने क्या करा, √2 की जगह √3 कर दिया। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है पता है किसी को, √3 की वैल्यू लिखते हो तो क्या आ जाएगा 1.73 आ जाएगा। क्या 1 से बड़ी आ गई, सबसे बड़ी वैल्यू मैंने क्या बोला 1 आनी चाहिए, तो ये √3 भी क्या आ गया 1.73। तो √3/2 कर दो, √3/2 यानी कि 1.73 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा, 1 से बड़ा थोड़ी आएगा। आया नहीं आया, आ गया ना? तो याद कैसे करना है यार, देखो सारी चीज तो बता दी मैंने तुमको। सबसे छोटी वैल्यू 0, सबसे बड़ी वैल्यू 1, बीच में सबसे पहले क्या करेंगे आधा, समझ में आया? फिर क्या करेंगे इसका 1/√2 कर देंगे। अब क्या कर देंगे भाई, देखो इसको मैं √2/1 नहीं कर सकती हूँ, √1/2 भी नहीं कर सकती हूँ, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया √3/2। हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे, यहां पर हम क्या करेंगे साइन आई, मतलब कि मुझे एंगल देगा ना 30 डिग्री दे दिया उसने, मान लो कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया, तो अभी मैं इसको यहां पे लिख देती हूँ। तो साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय, मान लेते हैं कि साइन आर की वैल्यू दे रखा है, साइन 60 दे रखा है, तो यहाँ पे मतलब जो एंगल आर की वैल्यू है 60 डिग्री है, मान लेते हैं दे रखा है, तो साइन 30 डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी लिखी है तुमने 1/2, तो 1/2 ये रहा भाई, सॉरी साइन 60 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है भैया √3/2। समझ में आया कि नहीं आया? इसको कट करोगे वैल्यू क्या आ रहा है 1 डिवाइड बाय 1.73, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। जो भी करोगे कांस्टेंट वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? अरे यार डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी कांस्टेंट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? कांस्टेंट समझते हो ना, ये जो नंबर्स हैं क्या ये कांस्टेंट वैल्यूज है, समझ रहे हो कि नहीं? वेरिएबल तो वो होता है जैसे मैंने लिख दिया 28, ये आगे तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन पीछे वाले का तो नंबर ही नहीं पता मुझे क्या है, वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझ में आ रहा होगा है ना? तो ये भैया जो भी कट करोगे तो आएगा क्या कांस्टेंट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? तो स्नेल्स ने क्या कहा, अगर हम साइन आई डिवाइड बाय साइन आर कर दे, आई और आर क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसकी वैल्यू यहां से आएगी, क्वेश्चन में इनमें से कोई वैल्यू देगा वो। फिर इनकी वैल्यूज जो होती है, जैसे मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 दे दिया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज मैंने पुट करी, क्वेश्चन सॉल्व करा, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो स्नेल्स लॉ ने यही बोला, स्नेल्स ने यही कहा साइन आई बाय साइन आर करते तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम डिनोट करेंगे सिंबल से, उस सिंबल का नाम एन होगा या फिर यू होगा। बोलेंगे उसको, बोलेंगे यू नहीं, सिंबल का नाम यू है, बोलते उसको म्यू है, जो यू की तरह दिखता है लेकिन कर्सिव यू है वो। ठीक है, पूरा यहाँ पे इसको ऐसे बना के ऊपर ऐसे लेके जाओ, आ रहा है समझ में? इसको बोलते क्या है, इसको म्यू बोलते हैं, इसको यू नहीं बोलते, दिखता यू जैसा है। अब इसको बोलते क्या है, इस पूरे को, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो अगला टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। किसको बोलते हैं, एन या म्यू को बोलते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या है इसका फॉर्मूला है साइन आई बाय साइन आर। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस कांस्टेंट की जगह पर, इस कांस्टेंट की जगह पर मैं सीधे सीधे एन लिख सकती हूं, मैं इस कांस्टेंट की जगह पे, जहां मैंने कांस्टेंट लिखा है उसकी जगह पे मैं म्यू लिख सकती हूं। आ रहा है समझ में? यानी कि मेरे पास फॉर्मूला क्या बन सकता है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर बराबर म्यू। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? ये मेरे पास फॉर्मूला बन सकता है। अब सुनो क्या हुआ, अभी कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, ये क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं ये क्या होता है। ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक्स इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब जहां पे तुम्हारे पास दो मीडियम हो, उस दो मीडियम में लाइट कितनी डिफ्लेक्ट हो गई है। क्या मतलब? सिंपल बताती हूँ, कितनी फास्ट लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, या कितनी स्लो लाइट मूव कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ में आया? कितनी फास्ट लाइट ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या कितना स्लोली वो मूव कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, जहां समझ में नहीं आ रहा भाई, ये मुझे क्या दे रखा है? ये मुझे दे रखा है रेयर मीडियम। तो क्या यहाँ पे पार्टिकल्स के नंबर कम होंगे? डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? क्या लगता है तुम्हें? घटेगी या बढ़ेगी? क्या लगता है? घटेगी। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट लगा पा रहे हो कैसे? अरे पूरी रोड खाली है, पूरी रोड खाली, तुमने स्कूटी भगा दी बहुत तेजी से, अब 10 स्कूटियां वहां पे चल रही है, 10 गाड़ी चल रही है, तो तुम पूरी फुल स्पीड में चलाओगे क्या? या तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब कोई भी रोड में नहीं था, मतलब रेयर मीडियम, क्योंकि पार्टिकल के नंबर कम, सिर्फ तुम ही थे, जब रोड में 10 गाड़ियां और हैं, मतलब डेंसर मीडियम हो गया पहले के कंपैरिजन में, तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आया समझ में? तो ये स्पीड घट रही है कि बढ़ रही है? हाउ फास्ट और स्लो लाइट ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये स्पीड ज्यादा हो रही कि कम हो रही है? ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी या तुम्हारी स्पीड घटेगी? तुम्हारी मतलब लाइट की स्पीड बढ़ेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर, या लाइट की स्पीड घटेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर? इसको कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यानी कि जब मैं साइन आई बाय साइन आर कुछ निकाल रही हूं, इसकी जो वैल्यू आ रही है म्यू, वो मुझे बताएगा कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है। क्या मतलब हुआ ये? इट इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, कितने एंगल तक, कितने डिग्री तक, कितने एक्सटेंट तक तुमने डायरेक्शन जो है लाइट की वो बदल दी है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। समझे? दोबारा बोल रही हूं, कितने एक्सटेंट या कितने डिग्री तक का, कितना तुमने लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ में आया? सामान्य भाषा में, सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे तेज मूव कर रही है कि स्लो मूव कर रही है, इसको बताते हैं उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। समझ रहे हो? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो सेम स्पीड से नहीं मूव कर सकती है। अगर वो सेम स्पीड से मूव कर रही है तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सीधे सीधे पास हो जाएगी फिर वो। समझ रहे हो? अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या तो उसकी स्पीड घटेगी। आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? तो अगर मैंने बोला हवा में लाइट है और हवा से लाइट पानी के अंदर जा रही है, तो लाइट की जो स्पीड है वो घटेगी कि बढ़ेगी? लाइट की स्पीड घटेगी बढ़ेगी? हवा से पानी में जाने पर घटेगी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि लाइट हवा में थी तो हवा में पार्टिकल कम है, पानी में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, यानी कि पार्टिकल ज्यादा है। तो जब हवा से पानी में जा रहा है तो हो क्या गया? उसकी स्पीड घट जाएगी, वो तेज तेज मूव नहीं कर पाएगा। जब तेज नहीं मूव करेगा तो ये वाला जो डायरेक्शन जो मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है वो फॉलो नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं करेगा तो कहां जाएगा? ये रेड वाला जिसपे एरो भी बना रखा है, इस तरीके की डायरेक्शन को दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी। ठीक है? और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि सिंपल भाषा में कि लाइट फास्ट मूव कर रही है किसी एक मीडियम पे, या लाइट स्लो मूव कर रही है किसी एक मीडियम पे। किसी दूसरे मीडियम से आई थी, किसी तीसरे मीडियम में चली गई, तो वहां पे वो फास्टली मूव कर रही है कि स्लोली मूव कर रही है। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ पाए हो? अभी मैं और अच्छे से समझाती हूँ इसको। इतना समझ में आया? अब देखो, एक तो मेरे पास ये फॉर्मूला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का। ठीक है? साइन आई बाय साइन आर करो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लो। आया या नहीं आया? लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब मेरे पास एंगल पता हो, है कि नहीं? अब मैंने तुमसे बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, होने के लिए तो 1.009 होता है, 0009 होता है। कैसे पता चला? कैसे पता चला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसकी वैल्यू 1 होती है? मैंने तो कुछ भी, अरे भाई मैं एंगल 30, 40, 50, 60, 90 कहीं पे भी रख सकती हूँ। जैसे जैसे एंगल यहां रखूंगी वैसे वैसे एंगल चेंज होता रहेगा, हर बार वैल्यू सेम थोड़ी आएगी। वैल्यू सेम थोड़ी आएगी। जैसे मैंने करा, अभी मैंने कौन सा करा था? साइन 30 बाय साइन 60 करा, तो क्या आ रहा है? 1 डिवाइड बाय 1.73। तो इसको कर लू अगर मैं 1 डिवाइड बाय क्या आ रहा है? 1.73। आंसर आ रहा है इसका 0.59। कितना? सॉरी 0.57 आ रहा है। ठीक है?
अगर मैं इसको कर लूं साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है भैया, √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये कैंसिल हो गया, √3/1 यानी कि 1.73 आएगा आंसर, 1.73 आएगा आंसर। तो भैया देखो अभी भी तो तुमने एंगल 30-60 लिया था, और यहां पे भी तो तुमने एंगल 30-60 लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तो चेंज आ रही है। आया कि नहीं आया? तो मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहां पे वैल्यू चेंज ना आती हो। तुमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की इतना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हैं, अभी तो 1.0009 लिखा हुआ है, बाद में हम 1 पढ़ेंगे इसको। तो ये आया कहां से, ये कैसे मान लिया? ये तो तुम तब लिखोगे ना, ये तो तब लिखोगे जब एंगल आई और एंगल आर दे रखा है। मैंने बोला हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने तुमको बोला ही नहीं हवा पानी में सॉरी लाइट जो है हवा से पानी में जा रहा है, जब हवा से पानी में जाएगा तभी तो एंगल आई एंगल आर आएगा। मैं बोल रही हूं कि जो लाइट है वो पानी से डायमंड के अंदर घुसा, समझ रहे हो कि नहीं? जो लाइट है वो हवा से ग्लास स्लैब यानी कि ग्लास के अंदर घुसा, तभी तो एंगल आई एंगल आर लिखोगे ना यार। पर मैंने बोला हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अब वो कहां से निकाले फिर? आया कुछ कुछ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.009 होता है, ठीक है। अब ये कहां से आया, ये इस फॉर्मूले से आया। अब ये फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट कहां पे, वैक्यूम में। तो भाई देखो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको छोड़ो अभी। स्पीड ऑफ वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कहां गया, इन मीडियम। मैं किसकी बात कर रही हूं, देखो सुनो सुनो सुनो, इसको समझो पहले। मेरे पास जो लाइट है वो कहां से आ रही है एक्चुअल में, वो तो सूरज की रोशनी आ रही है ना धरती के अंदर। सूरज कहां पाया जाता है, वो तो स्पेस में पाया जाता है। स्पेस मतलब वहां पर से जो लाइट आ रहा है वो तो वैक्यूम से आ रहा है। अभी मेरे धरती के ही तो आसपास एटमॉस्फेयर है, धरती के बाहर थोड़ी एटमॉस्फेयर है, स्पेस में थोड़ी एटमॉस्फेयर है। स्पेस में तो खाली जगह मानते हैं हम, यानी कि वहां तो पार्टिकल है ही नहीं, यानी कि वहां पे क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब खाली जगह जहां पे पार्टिकल्स नहीं पाए जाते। तो स्पीड जो होगी, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल है ही नहीं बीच में, तो बहुत ही खतरनाक स्पीड से आ रहा होगा। कौन आ रहा होगा, लाइट। आया समझ में कि नहीं आया? तो स्पीड जो है कहां पे, वैक्यूम में कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸ होती है। एयर में आते आते स्पीड उसकी हो जाती है, मैंने एयर में जो इसकी स्पीड होती है 2.99705 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेटली करोगे तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम 2.8 के आसपास लिख देते, लेकिन एक्चुअल में 2. इतना बड़ा स्पीड, ये इतना स्पीड है भैया एयर के अंदर, अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर इसको मैं डिवाइड करूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, किसको डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड करना है। पहले तो देख लो भाई, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड हो गया कैंसिल, समझ में आ रहा होगा। तो भैया 3 को डिवाइड करा जा रहा है, किससे, 2.99705। आंसर आ रहा है तुम्हारे पास 1.00098, 1.00098। समझ में आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? हम क्या पढ़ते हैं, हमारी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी एयर का 1.009। कहां से आया ये आया कैसे, ये ऐसे आया, इस फॉर्मूले से आया। समझ में आई बात? तो वैक्यूम तो हो गया वो स्पेस, मीडियम हो गया जिसके अंदर लाइट जा रहा है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पर, मैंने यहां पे लिखा, ये तो समझ में आ गया ना 1.009, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1 होता है। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बताओ, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा मैंने, ग्लास का। तो मैं क्या करूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, पहले इनकी वैल्यू निकाल दूंगी। हमारे न्यूमेरिकल में तो क्वेश्चन में तो वैल्यू दे रखी होगी, स्पीड होगी, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, पूछा, अभी समझाती हूँ क्या है। मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन में हमारे न्यूमेरिकल्स में तो तुमको वैल्यू दे रखी होगी, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर इतनी है, वैक्यूम के अंदर इतनी होती है, तो भैया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो, बोला होगा साफ साफ। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है, वैक्यूम में हमको पता होता है स्पीड कितना है, और ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट हमको दे रखा है क्वेश्चन में, जब लगाएंगे 1.5 के आसपास होता है। आ रही बात समझ में कि नहीं? ऐसे ही हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, वाटर का, वो 1.33 आएगा। कैसे आया, इस फॉर्मूले में रखकर आया। हाँ हाँ, 2-4 ही होते हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होता है, लर्न करना नहीं पड़ेगा, लर्न सिर्फ एक ही करना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 होता है। कुछ क्या याद करना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, बाकी का क्वेश्चन में अवेलेबल किया जाएगा। ठीक है, अब सुनो,
जो ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, इसका कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि अगर ये एयर है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको मैंने 1 मान लिया। अरे इस मीडियम को मैंने फर्स्ट मीडियम मान लिया, इसको मैंने सेकंड मीडियम मान लिया, ठीक है। तो मैंने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला, तो उसको मैंने बोल दिया μ1। आया? अगर ये एयर होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लग जाएगा, अगर ये पानी है तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लग जाएगा, तो इसको मैं लिख रही हूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। आया नहीं आया? इतना आया? क्या करें, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और ये 2 कहां से आया भाई? मैंने ये वाले फॉर्मूले में रखकर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला है। किसका निकाला है भैया? मीडियम का निकाला है, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। कैसे पता चला? कैसे पता चला वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है? अरे भाई इस फॉर्मूले में रखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम करोगे, तो ये भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दोनों कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा ना। इसका मतलब वैक्यूम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1। एयर में आने पर, एयर पे आने पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया था? 1.0009, यानी कि 1, अप्रोक्सीमेटली 1। पानी में अगर लाइट गया, पानी में लाइट गया, पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.33। देख रहे हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे डेंसर वाला मीडियम आते जा रहा है। ग्लास पानी से और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, पार्टिकल और ज्यादा पास पास आ गए ना ग्लास में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखो कितना हो गया? 1.5। अभी कहीं पे बुक में लिखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड में लिखा है 2.42, तो डायमंड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर कांच की तरह दिखाई देता है, दिखता तो कांच की तरह ही है, लेकिन इसका मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स और पास पास होंगे, तभी तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42 आ रहा है। कुछ आया या नहीं आया? पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट थोड़ा थोड़ा समझ पाए हो। थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं, बाकी हम क्वेश्चन करते करते समझ लेंगे सारी चीजों को। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये बाकी हम ये चीज को मैं बाद में भी लिखवा दूंगी, ठीक है। सुनो फिर क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये कैसे फॉर्मूला बनाया तुमने? सिंपल करना है, जो तुम्हारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको उसी एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो μ1 इंटू साइन आई लिखा है ना, μ1 इंटू साइन आई बराबर बराबर किसके? μ2 इंटू साइन आर। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? क्वेश्चन में अप्लाई करना है इसको। μ1 बराबर साइन आई इक्वल टू μ2 बराबर साइन आर, ठीक है। अब यहां पर से साइन आई को यहीं पे रखो, साइन आर को यहां भेज दो ताकि ये बन सके, ताकि ऊपर वाला बन सके। तो साइन आई बाई साइन आर बन गया वो, ठीक है। यहां क्या बनेगा? यहां क्या बचा हुआ है? μ2 का μ2 यही बचा होगा, इसका μ1 यहां उठा के रख दिया, तो ये बन गया μ2 बाई μ1। कुछ आया? कुछ आया कि नहीं आया? अगर ये μ1 मेरा वैक्यूम है, वैक्यूम है और ये मेरा एयर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू 1/1 आ जाएगी ना। वैक्यूम में भी मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1, एयर में भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, 1/1 यानी कि 1 आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया है? क्या कर रहे हैं हम? बाकी क्वेश्चन करते करते समझ लेंगे। लास्ट ये क्या है? ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है इसको सिंपल भाषा में डिनोट करने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हमेशा हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी फॉर कांस्टेंट, एक तरीके से जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती है। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है, पता है ना सभी को, याद है? वरना लिख देंगे यहां पर क्या कि जो स्पीड ऑफ लाइट है कहां पर? वैक्यूम में। ये कलर बहुत लाइट चल रहा है। वैक्यूम में उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है, बदलती नहीं है, इसलिए इसके लिए सी लगा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम पे लाइट गई है, अभी एयर में गई है या फिर पानी के अंदर गया है या फिर डायमंड के अंदर गया है या फिर ग्लास के अंदर गया है, उसके लिए वी लगा दिया। वी मतलब वेलोसिटी होता है कि नहीं होता? वी फॉर वेलोसिटी। आया समझ में? अगर मैं यहाँ पे एस लिख देती वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता, क्योंकि एस तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाते हैं हमारे फिजिक्स में, पता है कि नहीं पता? इसलिए यहाँ पे वी लगा रखे हैं। तो वी वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है, डायरेक्शन का अंतर होता है, अदरवाइज दोनों की वैल्यू तो सेम आती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया या दिक्कत हो रही है? तो हम इसको इन शॉर्ट इस तरीके से दिखा देते हैं। अभी जब मैंने तुमको ये पानी का देखो, पानी का जो तुम सॉरी एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला है, क्या हमने जो वैल्यू रखी थी मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड को कैंसिल करा था कैंसिल। इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे आता है? यूनिटलेस। इसकी यूनिट कहां है? पीछे कहां यूनिट लगा रखी है? कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो यूनिट कैंसिल हो गई थी। अरे नहीं भी आता तो ये भी देखो ना, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। स्पीड मीटर पर सेकंड में कवर करोगे, ये वाली स्पीड को भी तो मीटर पर सेकंड में लिखोगे, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू तो कुछ सॉरी जो यूनिट है वो तो कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ वैल्यू बचेगा। आया नहीं आया? इसलिए कैसी क्वांटिटी हो गई? यूनिटलेस हो गई, ठीक है।
क्वेश्चन आता है, क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करो, नहीं आएगा, यूनिट होती है कि नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला लिखेंगे, वो नहीं है, ये है मेन फॉर्मूला। जब पूछा जाएगा स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला, तब ये लिखना है, समझ रहे हो। जब पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखेंगे।